नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक पित्तल और जिस तरह के हमें मार्केट में स्विंग्स देखने के लिए मिल रहे हैं उससे लगता है कि किसी के टारगेट हिट हो रहे, किसी के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे। अगर किसी की मंगलवार को पोजीशन थी तो शायद उसके सारे ही स्टॉप लॉसेस कटे होंगे और मंडे को जिसकी पोजीशन प्लस साइड पर खड़ी थी शायद ही कोई ऐसा हो जिसके टारगेट हिट ना हुए हों ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह का आज का सत्र देखने के लिए मिला मार्केट में, एक बार फिर एक अच्छा तेज बाउंस बैक। अब इस बाउंस बैक में फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल भी है या नहीं है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर विनीत बॉलिंजकर। विनीत सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए इस अहम दिन पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी विवेक। हाँ, प्लेजर सर। सर, ये मार्केट में जहाँ पर हम शायद फ्राइडे को खड़े थे वहीं पर आकर दोबारा खड़े हो गए। सोमवार को चले, वेडनेसडे को चले और ट्यूसडे को जितना सेंसेक्स गिरा था वो अगर मैं देखूं तो मंडे और वेडनेसडे की जितनी भी रैली आई थी उससे कॉम्पनसेट हो गया। मैं मार्केट कैप के लिहाज से भी देख रहा था सर। एक बार डेटा मैं स्क्रीन पर बताना चाहूँगा दर्शकों को। जब हमने फेस 1 का इलेक्शन किया था, जब हो रहा था, तब इंडिया की जो मार्केट कैप थी वो करीब 391 लाख करोड़ थी। एग्जिट पोल के इम्पैक्ट वाले दिन, यानी कि सैटरडे को पोल के रिजल्ट्स आए, उसका जो इम्पैक्ट था मंडे के मार्केट में यानी कि 3 जून को देखने के लिए मिला। मार्केट कैप बढ़कर 426 लाख करोड़ के पास पहुंच गई थी। रिजल्ट डे यानी कि कल 4 जून को जिस तरह का मार्केट में हमने क्रैश देखा वो सभी साक्षी हैं और उसमें मार्केट कैप गिरकर 394.81 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी कि एक ही दिन में करीब 35 से 36 लाख करोड़ का घाटा लग गया था मार्केट कैप में। साथ ही आज की मार्केट कैप देखें तो एक बार फिर रिकवर हुई है और 408 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। अगर मैं फेस 1 से लेके और मंगलवार जब रिजल्ट आया था और मार्केट गिर गया था उस मार्केट कैप को भी कंपेयर कर लूं तब भी हम आगे ही खड़े थे। विनीत सर, अब चूंकि सरकार में माना जा रहा है कि दो ऐसे दल भी जुड़ रहे हैं जहां पर कि थोड़ी सी अनिश्चितताएं मार्केट के साथ जुड़ी हैं, क्या लगता है सर, मार्केट में फियर है इन्वेस्टर के मन में या नहीं है? देखिए, दो चीजें हो चुकी है कि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, सिंपल मेजोरिटी थी उनके पास, पर वो अभी नहीं है और उनके साथ दो दल जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा अन्य एक 10 छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंस ने भी समर्थन देने को किया है। तो अभी इनकी टोटल अभी 303 तक पहुंच जाएगी। ये ओके। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है, नंबर वन। दूसरा चीज क्या है कि कोई भी ये जो दल है विच इज टीडीपी एंड जेडीयू, वो ज्यादा ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट के साथ ज्यादा लेवरेज नहीं ले पाएंगे ये अन्य दल जुड़ने के कारण। और मेरा मेरा मानना है कि और भी प्रयास रहेगा बीजेपी का कि वो और दल भी जोड़े। आप देखोगे आने वाले दिनों में वो भी होगा। और इसकी वजह से हमें लगता है कि आप देखेंगे कि एक निश्चित सुदृढ़ सरकार बनेगी अंडर द नेतृत्व ऑफ नरेंद्र मोदी। और रिफॉर्म प्रक्रिया जो चल रही थी वो एग्जैक्टली इसी तरह चलती रहेगी। सो 25 to 29 जो थ्रेट होगा कि गवर्नमेंट रहेगी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, वो रहेगी। लेकिन थोड़ा बहुत पी मल्टीपल्स निश्चित ही कम होने वाले, क्योंकि मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर्स होंगे, क्योंकि आगे जाके 4 स्टेट के इलेक्शंस है और फ्रीबीज ने बहुत काम किया है जो ऑपोजिशन पार्टीज ने दिए थी। तो जी। उससे थोड़ा सा आपका फिस्कल डेफिसिट में भी उनको ट्वीक करना पड़ेगा। ओके। तो ये ऐसा एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जो बन रही है। बिल्कुल, लेकिन विनीत सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने 1980 से भी डेटा निकाला सेंसेक्स का और अभी तक मार्केट में हर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ज़्यादातर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने के लिए मिले हैं। 1980 के बाद 3.3, 84 के बाद 4, 89 में करीब 12.5%, 91 में करीब 11, 96 में 4। इस तरह से सर 2019 में बिल्कुल भले ही रिटर्न ना मिला हो, 2014 में 5.4, 2009 में 22.2, 99 और 2004 में जरूर नेगेटिव रिटर्न थे सेंसेक्स में इलेक्शन रिजल्ट्स के एक महीने बाद भी।
सर अब एक महीने बाद बजट की स्थिति होगी, कहाँ खड़े होंगे सर हम? मुझे लगता है कि हमने जो करेक्शन की थी ना, अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो एक 28,800 का क्रिटिकल सपोर्ट है जो जनवरी से बरकरार है। वहां पे जी। हम लोग ने आके, ऑल्दो हम लोग ने ब्रीच किया था, मार्केट वो सपोर्ट के ऊपर बंद रही और हमने उसके ऊपर बिल्ड किया आज, और एक राइट। 500-700 पॉइंट बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट यही रेंज में प्ले करेगा, 23,500 ऑन द अपसाइड, और ये 22,000 की रेंज में मार्केट प्ले करेगा ओवर द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। बिल्कुल। तो हम मान सकते हैं कि सर जो कल का लो लगा और जो परसों का हाई लगा, ये रेंज एक मार्केट में अब एक निवेशक को पकड़ लेनी चाहिए अगले एक महीने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन सर एक और ग्रुप था जहां पर कि शायद रेंज दोनों साइड पर टूटती हुई दिखाई दी, वो था पहले अदानी ग्रुप पर मैं बात करूंगा। अदानी की फ्लैगशिप कंपनीज अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, ग्रीन पावर, इन सभी में मंडे के सत्र बहुत अच्छा देखने के लिए मिला। ऐसा लग नहीं रहा था कि ट्यूसडे को कुछ भी इतना बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, लेकिन ट्यूसडे को सारे ही स्टॉप लॉसेस कट गए। आज फिर रिकवरी की कोशिश है सर, ये रिकवरी को कितना ट्रस्ट करना चाहिए इन पर्टिकुलर काउंटर्स पर? सो वन बाय वन करके थोड़ा एनालाइज करते हैं शॉर्ट बिल्कुल। में। आप देखेंगे अडानी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था हिंडनबर्ग में। राइट। तो वो तभी है ना, आप देखोगे स्टॉक तभी 1900 से चला था, वो लगभग 3300 तक गया, फिर वो एक 4000 का 299 का हाई मारा, और फिर वापस आके 33-3500 के बीच में रुका था, जब उन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था और हिंडनबर्ग का आईपीओ आया, एडवर्स इफेक्ट आया। वहां से फिर स्टॉक वेरी अग्रेसिवली क्रैश हुआ। अगर आप राइट। वो पॉइंट लेंगे और आज की पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे कि स्थिति बहुत बेहतर है, कि उनके कोई भी प्रोजेक्ट स्लो डाउन नहीं हुए, उनकी कैश पोजीशन काफी अच्छी हुई है, उनका जो उनके ग्रीन हाइड्रोजन में टोटल इन्वेस्ट करने वाला था वो भी निकल गए। लेकिन आप देखेंगे लगभग जितने भी सारे भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन स्ट्रीम में अच्छी तरह से चल रहे हैं। और हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस मॉडल है, आप उनमें कोल ले लो, कोल की अपने को बहुत जरूरत है फॉर पावर। आप एयरपोर्ट्स ले लो, ट्रैवल तो जोर में है। डेटा सेंटर्स ले लो, इंडिया को लगभग 4 गीगावाट की एक्सपेक्टेशन है, अडानी इज पुटिंग अप 25% ऑफ दैट कैपेसिटी। रोड्स उनका सेगमेंट है, उसमें भी तेजी है। वाटर सेगमेंट है, उन्होंने कॉपर में लॉन्च किया है, कॉपर में शॉर्टेजेस है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है। और और उनकी डिफेंस की वर्टिकल, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बात करते लेकिन वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये सारे आप जो वर्टिकल्स देखेंगे, ये इंडिया के इसेंशियल सेगमेंट्स में आते हैं और इनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स पैरामाउंट है। तो और मैंने आपके साथ ग्रीन एनर्जी की तो बात ही नहीं की मैंने। ग्रीन हाइड्रोजन भी इनका आने वाला सेगमेंट है जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमें जी। लगता है कि ये जो सारे सेगमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, और ये दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज अदर थिंग। दूसरी चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आई है, अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ना भी रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस रहने वाला ही है। और ये इतना बड़ा प्लेयर होने के कारण हमें लगता है कि अच्छी तरह से चलता रहे। तो जी। ये कंपनी हमें अच्छी लगती है। दूसरी बात, आप अडानी ग्रीन की बात करें तो राइट। ग्रीन एनर्जी तो अपना जो 900 गीगावाट का टारगेट है वो तो सेट है, इनके पास लैंड अवेलेबल है, इन्होंने एक्विजिशन कर दिया उनके पूरे 45 गीगावाट्स के लिए। उनको सिर्फ प्रोजेक्ट्स लेने हैं और साइन करने हैं। तो ये प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट रहेगी तो अगले 5 साल में वो भी हो जाएगा। अगर आप, तो ये दोनों कंपनीज अच्छी तरह से चल रही है। अडानी पोर्ट्स की बात करेंगे तो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, इंडिया का एक्सपोर्ट स्टेटस है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन है। अगर ये गवर्नमेंट जाके दूसरी भी गवर्नमेंट आती है तो भी आपको एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट पॉजिटिविटी रहने वाली है, बिकॉज चाइना से निकल के दूसरी ऑप्शन नहीं किसी इंटरनेशनल कंट्री के लिए, तो इधर ही आएंगे। तो यहां से 44% ऑफ इंडियाज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट अडानी के पास है, राइट। और उनके पास 15 पोर्ट है इंडिया में।
तो राइट। उनका ही वर्चस्व रहने वाला है। तो अडानी पोर्ट्स के बिजनेस मॉडल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जी। क्या होता है मार्केट में कि आप देखोगे कल लगभग सारे स्टॉक्स 25% टूटे राइट। फ्रॉम देयर क्लोजिंग प्राइसेस। और ये भी एक मार्केट रिएक्शन था, देयर वाज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाई अडानी स्टॉक्स फेल। अडानी स्टॉक भी गिरे, बाकी के भी स्टॉक्स गिरे। तो अभी राइट। उनमें भी करेक्शन चालू है, और मुझे लगता है कि जो हमने 3300 का रेट देखा था अडानी में इन बिफोर हिंडनबर्ग, है ना, हिंडनबर्ग की ईव पे, उधर हमने बार बार आके आपने देखा रहेगा कि वहां पे 3700 कल प्राइस गया था, नीचे आया था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 4000 4200 भी पार कर लेंगे। बिल्कुल। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन्स, तीनों पर सर बुलिश हैं। सर अदानी पावर और बता दीजिए, ये चार मैं आज केवल काउंटर डिस्कस कर रहा हूँ अदानी के। तो अडानी पावर है ना, मुझे थोड़ा अभी ओवर वैल्यूड लगता है ये ओके। रेंज में। तो अगर किसी निवेशक को लेना है तो आपको ये 550 और 600 के बीच में लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अदानी एंटरप्राइजेस ठीक लग रहा है सर को, अदानी पोर्ट्स भी अच्छा लग रहा है, अदानी ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, और सर ने तीनों के लॉजिक बता दिए। अदानी पावर में सर को लगता है कि ओवर वैल्यूएशन है, तो रेंज बता दिए कि कहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। सर दूसरी पॉकेट पर चलते हैं, डिफेंस शेयर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, बीईएमएल, मंडे के मूव को देखकर लग रहा था कि गवर्नमेंट भी आ रही है और इन काउंटर का पी जो एक्सपेंशन चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन शायद ट्यूसडे को जैसे ही आउटकम आया, रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, तो उसके बाद सारा कुछ ही नेगेटिव हो गया। अब कैसे इनको ट्रेड करना चाहिए, कैसे इनमें इन्वेस्टमेंट थीम सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? देखिए, अगर हम एचएल की बात करें, इनके पास एक 90 और 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और राइट। हमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके 1.6 टू 1.7 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आएंगे। तो आप देखोगे कि बाय द टाइम दीज ऑर्डर्स कम थ्रू, ये एक्सपेंशन होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा चल चुका है शेयर, और अगर इसमें डिक्लाइंस आते हैं ना अराउंड 3500 3600, तो वो रेंज में लेना चाहिए। पर किसी को अगर ये काउंटर मिस नहीं करना है, क्योंकि ये काउंटर काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और इन्वेस्टर्स इसमें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बाय करते हैं। तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी अभी लेके ग्रेजुअली जैसे नीचे आते हैं आप बिल्डअप कर सकते हैं। राइट। सब बीईएल पर क्या आपकी राय रहेगी? बीएल पे हमारा टारगेट 300 के आसपास का है, ओके। लेकिन वो 2 साल की टारगेट है। तो ये स्टॉक बहुत फास्ट चल गया था पिछले दिनों में, पर हमें लगता है कि इसमें ग्रेजुअली सेम स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जैसे हिल एचएएल में, कि इसको डिक्लाइंस पे आप बाय करें। एंड सर व्हाट अबाउट बीईएमएल? बीईएमएल में भी रिजल्ट्स के बाद हमने अच्छा मूव देखा, और उसके बाद तेज गिरावट भी। अब क्या करें? मेरे को ना बीएमएल का स्टॉक थोड़ा महंगा ही लगता है। ओके। मैंने बहुत इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए। तो मैं, मतलब ये मेरी कमतरता है कि मैं इसको ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। हम एनएल कंपनी को मिलने की कोशिश करें, हमको मिल अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने के लिए। तो मैं इसके ऊपर ना मेरी जजमेंट थोड़ी रिजर्व रखूंगा। ओके, एक्सेप्टेड सर। सर अब बढ़ते हैं अगली पॉकेट, यानी कि पीएसयू बैंक्स पर, जिसमें कि मंडे के मूव को देखकर लग रहा था कि अगला जो लीड करेगा रैली वो शायद पीएसयू बैंक्स करेंगे। एसबीआई ने कर भी दिखाया था मंडे को 9% का मूव, लेकिन ट्यूसडे को जब वो गिरा 14%, तो लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हुआ था वो शायद एक ही दिन में ख़त्म हो गया। अब कैसे सोचना चाहिए सर एसबीआई को, पीएनबी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को? पहले मैं एसबीआई से स्टार्ट करता हूँ सर। तो पहले थोड़ा बहुत हम लोग पीएसयू बैंक एज अ पैक बात करते हैं। राइट। देखिए, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स जो है और अफरा तफरी जो फैलाई गई है यूपी में, कि आप लोन नहीं रीपे करना, हम आपका लोन माफ कर देंगे, हम आएंगे तभी। तो ये जो एक एक्सपेक्टेशन जो सर्टन ऑपोजिशन पार्टीज ने दी है, उसमें क्या होने वाला है कि हो सकता है कि जो स्टेट्स इलेक्शंस के जो स्टेट्स आने वाले वक्त में इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, वहां से आपको एनपीएस बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो
मेरे हिसाब से आपको थोड़ा आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे थोड़ा बहुत स्विच करके आपको प्राइवेट बैंक्स की ओर डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ओके। देखेंगे ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। हालांकि आज की डेट में वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक एकदम बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। आप पीएनबी की बात करो, आप बॉब की बात करो या एसबीआई की बात करो, सब बेहतरीन है। तो ओके। मेरे मुझे क्या लगता है, अगर आपको एसबीआई में फोकस करना है ना, तो आप एसबीआई लाइफ लीजिए, ओके। इंश्योरेंस सेक्टर में लीजिए। बैंकिंग में आपको फोकस करना है तो अभी आपको थोड़ा सा चेंज करके प्राइवेट बैंक्स में जाना चाहिए। और आप स्मॉल एसएफबीज भी देख सकते हैं, जैसे जना बैंक है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। जी। तो बिल्कुल, तो पीएसयू बैंक से थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके अपना प्राइवेट बैंक्स पर भी फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको डिफेंसिव फील देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट बताया सर आपने, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट सर जो कल के मैंडेट के बाद क्रिएट हुआ, वो कल हमने देखा भी, इनफैक्ट ट्यूसडे के सत्र में, जब हमने देखा कि इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन के आउटकम की वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल था, वहीं एफएमसीजी काउंटर अपनी चाल चल रहे थे। कारण ये माना जा रहा था कि अब गवर्नमेंट को पॉपुलिस्ट होना पड़ेगा, कंजम्पशन थीम दोबारा आएगी मार्केट में, रूरल प्ले होगा और इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। मॉनसून को लेकर भी कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि अब मॉनसून स्पेसिफिक भी ये कंपनियां चलेंगी। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट वाज अबाउट टाइम दैट एफएमसीजी चले। और ऐसा होता है ना, संजोग होता है कि सारे फैक्टर्स अलाइन होते हैं और आपको टेलविंड्स क्रिएट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, फ्रॉम फ्रॉम केपेक्स साइकिल वाली कंपनीज और डिफेंस एंड पीएसयूज में से पैसा निकल के रोटेट हो रहा है इनटू एफएमसीजी एंड कंजम्पशन, वाइल एट द सेम टाइम पीएसयू बैंक्स में से पैसे निकल के प्राइवेट बैंक्स में जा रहा है। ये हम क्लियर कट ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो ये जो अभी निकले हैं सारे स्टॉक्स, आप मैरिको की बात करें, एचयूएल, इमामी, कोई हेरिटेज फूड्स लीजिए या आप दोदला डेयरी लीजिए, ये सारे स्टॉक जो कंजम्पशन थीम है, वो अभी आप देखोगे कि इनमें अच्छी खासी ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और मार्केट शेयर गेन्स की वजह से ये स्टॉक्स काफी लाइमलाइट में आ सकते हैं। जी। तो सर मैरिको, और अगर मैं एच की बात करूं पहले, तो आपकी कोई पसंदीदा पिक है मैरिको, एच डाबर में से? सो डाबर हमें थोड़ा सा ना ओवर वैल्यूएशन लगता है, ओके। बट फूड स्टॉक होने के कारण वो भी चल रहा है। अगेन हम इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे एनालाइज करते हैं तो हमको कभी भी वैल्यू दिखती नहीं है उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि मैरिको इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक और गोदरेज कंज्यूमर इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्ले। ओके। सर नेक्स्ट पॉकेट, जिस पे कि मैं रिपोर्ट्स काफ़ी पढ़ रहा था, जो एक अंडरडॉग्स की तरह काम कर रहा था, लेकिन अचानक से अब इस पर बात हो रही है कि जिसमें अंडरवेट थे लोग और अब ओवरवेट की बात हो रही है, इनफैक्ट आईटी स्पेस। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके जो ज़्यादातर रेवेन्यूज़ हैं वो यूरोप और अमेरिका से आते हैं, जिसका इम्पैक्ट, इनकी जो अर्निंग्स होती है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इंडियन डोमेस्टिक प्ले से नहीं होता है ज़्यादा। कैसे देखते हैं सर इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक, लीडर ऑफ द पैक को? देखिए, इसमें एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अगर एआई एआई के तो आगमन तो हो चुका है, राइट। ओके, और ये एआई आपको न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज देने वाला है। लेकिन वो क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू ईट अप योर ओल्ड रेवेन्यू सेगमेंट्स। और उसकी वजह से जहां पे आप 5 आदमी एम्प्लॉय करते हो वहां पे एक ही लग रहा है। और वो सारा काम आप देखोगे कि गूगल में चालू हो चुका है, फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड अमेरिकन आईटी कंपनीज में आएगा, राइट। और उसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली इंडिया में आने वाला है ऑन जॉब क्रिएशन। हालांकि ये लोग सारे एक्टिविटीज इंडिया में शिफ्ट करे, बट उसमें क्या होता है ना, आपको 5 आदमी रिप्लेस करते तो सारे एआई के एक्टिविटीज को कनेक्ट करने के लिए आपको एक आदमी रखना था। सो दैट इज द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड राइट नाउ, इंजीनियर्स। तो ये
एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन एज सच नहीं है। दूसरी चीज है ना, हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूके ने उनका पोल्स अर्ली कॉल आउट किए क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ओके। इकोनॉमिक सिचुएशन। और द सेम थिंग इज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट क्या यूएस में अगले 5-6 महीने में इलेक्शंस है, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा प्रोलॉन्ग होता जाएगा। तो हमारा एब्सोल्युटली क्लियर मैंडेट है कि आईटी में निवेश नहीं करना है। अगर आपको एक्सपोर्ट थीम खेलना है तो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग थीम खेलिए, क्योंकि आप चाइना का मार्केट शेयर रिप्लेस कर रहे हैं। तो भले मार्केट यूएस की कम हो जाए, श्रिंक भी होती है, पर आपके लिए एक लार्जर पाई मिलेगा बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग, यू आर टेकिंग मार्केट शेयर अवे फ्रॉम चाइना। सेकेंड थिंग, फार्मा में आज की डेट में यूएस में जेनरिक्स की बहुत सख्त कमी हो रही है। सो यू कैन ऑल्सो प्ले द फार्मा वे। सो फार्मा एंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ आईटी इज द बेस्ट वे टू प्ले। अगर आपको आईटी में एक्सपोजर लेना ही है तो आप प्रोडक्ट कंपनीज में ले लो, जैसे ऑरिन प्रो है, और आपके इंटेलेक्ट डिजाइन है, तो या परसिस्टेंट कंप्यूटर्स, ये 3 शेयर हम आपको रेकमेंड करेंगे जिसके थ्रू आप इनको प्ले करना चाहिए। और वो आईटी जैसे केपीआईटी है या एलटी माइंड ट्री जो है, माइंट्री। जो जो टाटा एलेक्सी है, ये प्लेस आपको देख के लेना चाहिए। पर इनके पीज है ना बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं आपको जिसको कंपल्सिव आईटी एक्सपोजर चाहिए उनके लिए ये स्टॉक्स रेकमेंड करूंगा, पर उसमें रिस्क फैक्टर भी आपका हाई है, तो आपका एक्सपोजर थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल। तो काफ़ी बारीकी से सर ने बताया कि क्यों आईटी में आपको सावधान रहना चाहिए। भले ही काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं इस पर कि आईटी में थोड़ा सा एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईटी में कहाँ एक्सपोज़र बढ़ाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी सोचकर कोई भी आईटी काउंटर ले लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। और ख़ासतौर से लीडर ऑफ द पैक सर ने बताया कि इनसे ज़्यादा अच्छे सर ने मिड कैप आईटी में भी जो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं, लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, साथ ही इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इस तरह की कंपनीज़ पे आप एक्सपोजर बना सकते हैं। विनीत सर, इन सभी काउंटर पर जिन पर बात हुई है, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं सर? मेरा अडानी अडानी पैक में थोड़ा बहुत होल्डिंग्स है पर्सनल, बट वो लॉन्ग टर्म से है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे विनीत सर, जिन्होंने कि बताया कि अदानी समूह पर क्या करना है। उनका मानना है कि अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज ठीक है, अदानी पोर्ट्स ठीक है, अदानी ग्रीन ठीक है। साथ ही सर ने बताया कि डिफेंस में किस तरह से आपको डिफेंस शेयरों में प्ले करना है, पीएसयू बैंक्स के शेयरों में किस तरह से प्ले करना है। हमने आईटी पर भी बात की, हमने एफएमसीजी कंपनीज पर भी बात की, और सभी पर सर का जो व्यू है उसमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ पर सावधान रहने का भी है। तो इस फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।